वेलकम बैक नाज़रीन। अचोत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कंदासूं दहशतगर्दी जे हवाले सां। मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी जूं वारदातूं वधनि पियूं ऐं उन हवाले सां ख़ासि तरह अफ़गान बॉर्डर सां लाॻापियल जेका सूरत हाल आहे उनमें रोज़ का न का ख़बर अचे पई ऐं अॼु त वरी अफ़गानिस्तान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल जे हवाले सां। मईशत जे हवाले सां ॿ टे अहम मामला आहिनि। हिकु तरफ़ वर्ल्ड बैंक ऐं IMF पाकिस्तान जी मईशत जी सूरत हाल जे बारे में जेका रिपोर्ट जारी कई आहे, उनमें चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत जेका आहे उहा उनजी ग्रोथ रेट 4% रहंदी, जॾहिं त इन्फ्लेशन जेको आहे यानी महांगाई तक़रीबन 11% खां मथे रहंदी ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी जेका करंट अकाउंट डेफिसिट आहे उहो 5% 5.5% खां मथे रहंदो। इहे जेके अंग खरनि। ॿिए तरफ़ जेको आहे पाकिस्तान जो जेका नई इक़्तिसादी टीम शहबाज शरीफ़ साहिब जी सरबराही में जेका बहसियत वज़ीर आज़म जेका नई टीम ठाही आहे, मिफ्ता इस्माइल साहब ऐं आयशा गौस पाशा साहिबा, उहे लंडन पहुतल आहिनि। लंडन खां उहे वाशिंगटन पहुचंदा, जिते उहे IMF सां मुज़ाकरात कंदा। IMF पाकिस्तान खां छा घुरंदो? कल मिफ्ता इस्माइल साहब चयो त 5 शयूं डिमांड कंदा। उन्हनि 5 शयुनि ते बि गुफ़्तगू कंदासूं ऐं मुल्क जी मजबूत इक़्तिसादी सूरत हाल ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि सब्सिडी जो दी गई, अब कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने पैकेज दिया था अपने आखिरी दिनों में वो एक जो है बारूदी सुरंग है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई जो अपना ख़जाने की वजारत के जो नए अपना आए हैं हमारे मुंतज़मीन। नाइक साहब देखें, बिल्कुल बारूदी सुरंग की जो वो बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली जब पैकेज दिया कि जब इमरान खान साहब ने ये डिसाइड किया था कि 3 साल तक ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, हालांकि जो रुपए की वैल्यू में डिवैल्यूएशन हो रही थी उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं था कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती या प्राइस ना बढ़ाती। लेकिन उससे अंदाजा ये हो रहा था कि ये 3 माह के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी और इसको इकोनॉमिस्ट जो थे इस पर उस वक्त भी बड़े हैरत का इजहार कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हैरत की बात इसलिए नहीं कि जो आउट गोइंग गवर्नमेंट अगर महसूस हो जाए कि वो जा रही है या उसको महसूस हो कि कोई और आके मैनेज नहीं कर पाएगा, तो आखिरी दिनों में इस तरह के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। खुद आपको याद होगा, एक प्रोग्राम में मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ कि आखिरी बजट जो दिया था नून लीग का, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया था और वो बजट इस लिहाज से उसको मिडिल क्लासर का बजट कहा गया था कि उसमें बेशुमार सब्सिडीज भी दी गई थी, सेल 20% को खास तौर पे इसमें बेनिफिट दिए गए थे, टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी और वो बड़ी हैरान हो रहे थे लोग कि ये सब चीजें कहाँ से दी जाएगी। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल बजट बनते हैं, इनकी ज्यादा इकोनॉमी से ज्यादा इनकी अहमियत जो होती है वो पॉलिटिकल हो जाती है। दूसरा, अभी जो इस आने वाले हालात पे अभी आपने जो 11% खुद इंडिकेट किया है, IMF ने जो एस्टिमेट किया है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो 11% इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन IMF ने प्रेडिक्ट किया है आने वाले साल के लिए, इसमें खास बात यह है कि 11% CPI के बेस पर कैलकुलेट किया गया इन्फ्लेशन है। CPI बेसिकली मिडिल क्लासर का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको मेजर करती है। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी जो है 10 कमोडिटीज हैं जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बेस पे निकाली जाती हैं, उस पर प्रेडिक्शन ये है कि उस पर 15% से ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, नॉट 11%। उनका इन्फ्लेशन 15% होगा जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं। तो इन हालात में मिफ्ता साहब का दौरा यूनाइटेड स्टेट का IMF से मुज़ाकरात करने के लिए, बेसिकली जो पैकेज डिले हो गया है उसके ये रिवाइव करने के लिए गए हैं कि वो पैकेज मिल जाए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये देखते हैं कि वो इमीडिएटली वो पैकेज रिवाइव नहीं होता, तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान के फौरन एक्सचेंज रिजर्व ऑलरेडी इस पोजीशन पर हैं कि उसमें एक खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी, वो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो इस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि IMF का पैकेज, IMF भी ये नहीं चाहेगा और मुफ्ता साहब भी यही चाहेंगे कि IMF का जो पैकेज है वो रिवाइव हो जाना चाहिए। और अगर वो रिवाइव होता है तो जाहिर है उसके साथ कंडीशन अटैच हैं
जिनमें 5 कंडीशन का उन्होंने जिक्र किया है जो बहुत अहम है। अगर IMF की कंडीशन के साथ वो पैकेज एक्सेप्ट करते हैं और IMF का पैकेज रिवाइव हो जाता है, पाकिस्तान को $1 बिलियन मिल जाते हैं, तो फिर कंडीशन जो एक्सेप्ट की जाएंगी उसका असर जो होगा वो आम आदमी पर यकीनन बहुत डाइवर्स अंदाज में, बहुत नेगेटिव एडवर्स अंदाज में उसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, जो 5 कंडीशन जिनका जिक्र कल मिफ्ताह इस्माइल ने किया कि पेट्रोलियम अपना मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और फिर एमनेस्टी स्कीम्स को जो है वो करनी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी, सर्कुलर डेट को जो है वो अपना कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ाना पड़ेंगे और फिस्कल सेविंग्स करनी पड़ेगी। आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो इसके लिए जब भी ये होता है इन चीज़ों का, एक तो जो बहुत मुश्किल हल है, लेकिन वो हल जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी टैक्स जो है वो अपना एफिशिएंसी को कारगर करें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कभी भी कोई भी हुकूमत इस तरफ जाने की तरफ तैयार नहीं है कि क्योंकि वो जो सारा मामला है IMF का, तो ज़ाहिर है जो बुनियादी अगर कोई एक वन लाइनर एक जुमले में वो कहते हैं कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें और ये सारे मेजर्स उसके लिए लेने पड़ते हैं। तो अगर हम टैक्स अपनी कलेक्शन को इन्हेंस करें तो वो तरीक़ाकार क्यों हमारी हुकूमत अडॉप्ट नहीं करती? वो नहीं ये कर पाती किरदार, और IMF इस बात को मेरे ख्याल में 20 साल में तो IMF भी समझ चुका है। अब उसका नतीजे के तौर पे ये होता है कि ये तो 5 शर्तें, ये तो मेन है ना शर्तें, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, वो इसकी सब्सिडीज है या जो इसकी डिटेल्स हैं वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा होती हैं, वो इसमें डिटेल भी मेंशन की जाती है। और उस डिटेल में जब फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात या टैक्स नेट को बढ़ाने की जब बात होती है तो उसमें मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि उसमें बेसिकली FBR की टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए, वो एफिशिएंट वे में कलेक्ट करे। लेकिन अब ये बात IMF भी समझ गया है कि एफिशिएंट बनाना नामुमकिन है, तो वो अब ये खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट टैक्सेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो आपको बढ़ाने हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेनली जो है वो GST है। तो इस तरह से GST जब बढ़ाने का मतलब ये होगा कि चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाएं, इन्फ्लेशन उससे मजीद होगा, उसकी कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान होती है। जब तमाम कमोडिटीज़ पर टैक्स लग जाए, ज़्यादा रेट बढ़ा दिया जाए टैक्स का, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन जो होती है वो निस्बतन बहुत आसान होती है, लेकिन उसका बर्डन यकीनन आम आदमी पे पड़ता है, मुल्क पर इन्फ्लेशन पे पड़ता है, पॉवर्टी लेवल पे पड़ता है। हालांकि होना ये चाहिए था कि डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ाई जाए। उस पर यह है कि उसके लिए एफिशिएंसी चाहिए FBR की और उसके लिए विल पावर चाहिए गवर्नमेंट की। तो यहाँ मैं समझता हूँ विल पावर की लैकिंग भी है और एफिशिएंसी की लैकिंग भी है, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्सेस पर बिल्कुल नहीं जाते। डायरेक्ट टैक्सेस में करप्शन का भी एक एक्सपेक्ट आ जाते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस से अवॉइड करके ये आम आदमी पे टैक्स लगा देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, और IMF भी उस पर ही अब एम्फेसाइज करता है क्योंकि IMF को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन पाकिस्तान में, जिस तरह आपको याद है कि बिजली के नरखों के हवाले से स्लेब बनाए हुए हैं, इस तरह के स्लेब हम पेट्रोलियम मसनूआत पे क्यों नहीं बनाते कि हम जो अपना एक रिक्शा चलाने वाला या मोटरसाइकिल चलाने वाला या जो है अपना लैंड क्रूज़र चलाने वाला, इन सबको उसी रेट पे वो अपना आप दे रहे हैं, उसी तरह के लेवी ले रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी और इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं जिससे आम आदमी को, कम आमदनी वाले लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल हो सके? नहीं, इसमें देखिए स्लैब तो बनाना पॉसिबल पेट्रोलियम में इसलिए नहीं होगा कि स्लैब में 2 चीज़ें हैं। एक तो करप्शन को वो फरोग मिलेगा, उसमें लोग छोटी गाड़ी के नाम पर पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन गाड़ी बड़ी होगी, उसको चेक करना इतना आसान नहीं है, और ये दुनिया में इस तरह का मैकेनिज्म कहीं इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सका प्रॉपर फॉर्म में, एक्सेप्ट 1-2 कंट्री ने कोशिश की थी, जहां बाद में उनके यहाँ भी कुछ अर्से बाद उन्होंने भी इसको खत्म कर दिया था। तो वो एक प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे बहरहाल अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इसका एक अल्टरनेट मैकेनिज्म ये हो सकता है कि पेट्रोल पर टैक्स नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसकी प्राइस को बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें जब प्राइस ना बढ़ाई जाए और जो लॉसेस हो रहे हैं, तो अल्टरनेटिवली ये जरूर किया जा सकता है कि जो बड़ी गाड़ी वाले हैं, जो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, लग्जरीज गाड़ियाँ हैं, उन पर अलग से टैक्स लगा दें। वही जो पेट्रोल पे टैक्स कलेक्ट होना था वो उन गाड़ियों पर फिक्स्ड टैक्स लगा के कलेक्ट किया जा सकता है।
पेट्रोल के अलग अलग रेट रखने के बजाय, जब पता है कि ये बड़ी गाड़ी वाले पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लग्जरी गाड़ी वाले हैं ये, उन पर अलग से एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं। मतलब कोई एक मैकेनिज्म निकाला जा सकता है कि बड़ी गाड़ी वालों को उसको देना पड़े, वो हम देना पड़े, वो मैकेनिज्म डेवलप अगर will अच्छा डॉक्टर साहब, आपने will power हो। डायरेक्ट टैक्सेस की बात की, हम काफी अरसे से सुन रहे हैं, कभी 70 लाख अपना बताते हैं, कभी 1.5 करोड़ लोगों का बताते हैं कि जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी ट्रैवलिंग, उनके बच्चों की स्कूलिंग, उनकी जो है अपना होटलिंग और उनके जो है उससे हमने 70 लाख कभी कहते हैं, कभी 1.5 करोड़ लोग कहते हैं कि अब ये लोग जो है हम टैक्स नेट में लाएंगे, उससे टैक्स नेट जो है वो ब्रॉडन होगा और उससे हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। ये चीज़ें सुनते काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, होती क्यों नहीं है पाकिस्तान में? आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नजर नहीं आएगा। अलबत्ता नंबर ऑफ टैक्स फाइलर में इजाफा नजर आ रहा है, नंबर ऑफ टैक्स फाइलर इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन उसकी जो मेजोरिटी है ऑलमोस्ट जो इम्प्रूव हुए हैं, और इम्प्रूवमेंट होने वालों में 90% तो वो हैं जो टैक्स फाइलर जरूर है लेकिन वो जीरो टैक्स पे करते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के मैकेनिज्म बनाए गए थे कि जिस शख्स के कोई आमदनी नहीं है लेकिन उसका एक खास स्टार यार्ड से ज्यादा अपना मकान है, या उसकी कोई आमदनी नहीं है लेकिन बैंक में उसके पास 5 लाख रुपए मौजूद हैं, तो इस तरह के सोर्सेज बनाए गए थे कि उन लोगों को भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो जाहिर है उनकी इनकम तो है नहीं, वो तो अगर उनके पास एसेट है, किसी का मकान है और बाप दादा से ट्रांसफर होता हुआ आ गया है, या किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, वो बेवा औरत है, उसके शौहर के पैसे थे जो उसको ग्रेजुएटी मिली थी वो उसके पास रखे हुए हैं, या किसी के पास डिपॉजिट रखे हुए हैं किसी काम के लिए उसने रखे हुए हैं लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो उन सबको फाइलर बना दिया गया। नंबर ऑफ फाइलर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए एफबीआर के। एफबीआर ने कहा हमने इतने नंबर ऑफ फाइलर बढ़ा दिए हैं, लेकिन उन फाइलर बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? वो लोग टैक्स तो नेट में तो नहीं आए ना, वो टैक्स तो दे भी नहीं सकते, और जो असल टैक्स देने वाले हैं उनकी तरफ तो ये तवज्जो ही नहीं दे पा रहे हैं। और उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए गवर्नमेंट की विल पावर चाहिए। विल पावर क्या मतलब है कि आप में विल हो कि आप उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकें, लेकिन जब ये उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे तो इनका वोट बैंक भी अफेक्टेड होता है, इनको ये मसला होता है, इनकी पॉलिटिकल राइवलरीज क्रिएट होती है बड़ी पार्टियों से, उससे ये अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ गवर्नमेंटों में किसी की पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ बहरहाल विल पावर की जरूरत होती है। आप तैयार हो कि आपको राइवलरीज भी क्रिएट करनी है, आपको अपना वोट बैंक भी आपका इफेक्ट हो सकता है। अगर ये विल पावर आप में है तो आप डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। जो एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि ये जो लैंड माइंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खुद वज़ीर आज़म ने अपनी पहली स्पीच में जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया और फिर जब कहा कि 10% जो है वो अपना पेंशन वगैरह में बढ़ावा दिया, और फिर जो अपना कम से कम वेजेस जो है वो 25,000 रुपये रख दिए। जो खुद वज़ीर आज़म जो है वो ऐलान करते जा रहे हैं रिलीफ पैकेज का, एक तरफ लैंड माइंस की बात हो रही है, एक तरफ खुद वो करें। आपको नहीं लगता कि कुछ कन्फ्यूजन है अपना खुद गवर्नमेंट की पॉलिसी में? कन्फ्यूजन है। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी थी और ये अनाउंसमेंट की थी, वो बगैर उन्होंने स्टडी किए, बगैर सोचे समझे ये स्टेटमेंट दे दी थी। उनको इसके इम्पैक्ट का नहीं पता था कि ये जब आप कोई बेनिफिट देते हैं तो उस बेनिफिट को देने का कोई इनकम का सोर्स भी तो जनरेट होता है ना, उसके इक्वल जो इसके इक्वल होता है कि अगर आपको 100 अरब रुपीज का बेनिफिट देना है तो वो 100 अरब रुपीज आएंगे कहाँ से, उसका भी साथ मैकेनिज्म होता है। इन्होंने अनाउंस तो कर दिया था बेनिफिट, जब वो कहाँ से आएंगे जब इस पर बात आती है तो बाद में वापस भी ले लिए जाते हैं वो बेनिफिट, ये बगैर सोचे समझे इस तरह की स्टेटमेंट। अच्छा, हुकूमत आई तो रुपी को एक इस्तेकाम मिला, देखा हमने कि जैसे नो कॉन्फ्रेंस मूव का मामला हुआ, हलफ बर्दारियाँ हुई, तो रुपी को हमने स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए देखा। फिर तीसरा चौथा दिन है कि रुपी जो है वो मसलसल गिर रहा है, डीवैल्यू हो रहा है। ये क्या मैकेनिज्म हो रहा है? देखिए, रुपी की डिवैल्यूएशन हो या स्टॉक मार्केट की इंप्रूवमेंट हो, ये कोई शॉर्ट टर्म फेनोमेना के तौर पर इसको हमें लेना ही नहीं चाहिए। ये लॉन्ग टर्म फेनोमेना है और ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या हैं, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, टैक्सेशन का सिस्टम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये लॉन्ग टर्म उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं। जो डेली बेस पर रिस्पॉन्ड होता है उसको अपनी कामयाबी या नाकामी का इंडिकेटर हम नहीं कह सकते, उसको नहीं समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हालात किस तरफ जा रहे हैं
उसमें अभी जो मार्केट का डिक्लाइनिंग शुरू हुआ है 3 दिन से, उसमें बेसिकली 2 उसके बड़े अहम रीजन है। एक तो ये कि जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, उसमें करंट अकाउंट का आपका डेफिसिट बढ़ा है। ट्रेड डेफिसिट काफी एस्टीमेट, नए एस्टीमेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आए हैं कि इम्पोर्ट $75 बिलियन तक हो सकती है, ट्रेड गैप बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। तो ये एक प्रेशर आएगा फॉरेन एक्सचेंज पर और वो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होगा रुपये की वैल्यू पर। उसको मार्केट ने डिस्काउंट किया है, जिससे ये कि अगर मुज़ाकरात IMF से जल्दी कामयाब नहीं होते तो फिर उस सूरत पे तो यकीनी तौर पे रुपये मजीद डिवैल्यू कर जाएगा। उससे बचने के लिए तो गवर्नमेंट कंडीशन एक्सेप्ट करेगी, और अगर कंडीशन एक्सेप्ट करेगी तो इकॉनमी पे प्रेशर आएगा। उस प्रेशर की वजह से भी रुपये की वैल्यू फिर दोबारा उससे भी डिक्लाइन हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि किस तरफ जा रहा है, वो एक डिसीजन होता है। डेली बेसिस पर तो ये अगर हम IMF के अपना ये पैकेज ले आते हैं तो आपके ख्याल में मईशत को कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी? हम कुछ अपना जो स्लोपरी अपना डाउनवर्ड उस पे हैं, अपना ट्रेंड पे हैं, कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी? ये इस तरह के जितने भी पैकेजेस होते हैं, या IMF का पैकेज हो या मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से आपने लोन लिया हो हाई इंटरेस्ट रेट पर जो गवर्नमेंट लेती रही है, वेरी हायर एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर हम इंटरनेशनल मार्केट से लोन लेते रहे, सकूक की फॉर्म में और पाकिस्तान सर्टिफिकेट की फॉर्म में जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आ रहे थे, उसमें इन चीज़ों में देखा ही जाता है कि वो जो आप लोन ले रहे हैं अगर वो प्रोडक्टिव कामों में यूज होता है और उससे आपकी GDP बढ़ती है, और GDP बढ़ने से टैक्स नेट भी बढ़ जाता है, तो फिर तो वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं और लोन लेने के नतीजे में कोई प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट भी नहीं होता, GDP ग्रोथ भी नहीं होती, उससे कोई जिस तरह होता रहा है पाकिस्तान में, जी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हो रहा है, तो फिर उससे ये होता है कि जब कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो फिर होता ये है अल्टीमेटली कि उसकी रीपेमेंट का बर्डन भी बढ़ जाता है, और जो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है उसका बर्डन भी बढ़ जाता है। वो तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको बेसिकली वो होता है कि आपने शॉर्ट टर्म का जो बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट करना पड़ रहा था उसको आप फेस नहीं कर पा रहे और उसको आगे आने वाले वक्त पे शिफ्ट कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर अयूब मेहर साहब मुझे नाम है इक़्तिसादी माहिर सां गॾु आहे गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। मिफ्ता इस्माइल साहब ऐं आयशा गौस साहिबा जेके आहिनि उहे IMF सां मुज़ाकरात लाइ निकिरी चुका आहिनि ऐं मुज़ाकरात वाशिंगटन DC में थींदा। उनखां पोइ ॾिसिजे त इहा पाकिस्तान खे जेका $1 अरब जी जेका क़िस्त आहे IMF उहा रिलीज़ करे थो या नथो करे। पर बहरहाल जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो पिए त उहो जेकॾहिं उहा रिलीज़ थींदी त उन लाइ पाकिस्तान खे जेके शर्तूं मञणियूं पवंदियूं, उहे शर्तूं अहिड़ियूं हूंदियूं जंहिंजो भार बहरहाल आवाम खे मथां ई पवंदो ऐं उहा महांगाई वधंदी, पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधंदियूं, बिजली जूं क़ीमतूं वधंदियूं, छाकाणि त पाकिस्तान वटि जेको IMF जे शर्तनि लाइ जेको बुनियादी शर्त हूंदो आहे त तव्हां पंहिंजो मालियाती खसारो घटि कयो, उन लाइ पाकिस्तान जी हर हुकूमत वटि लॻभॻि इहो ई हिकिड़ो तरीक़ाकार आहे त तव्हां क़ीमतूं वधायो, अहिड़ी तरह वधायो जो 22 करोड़ माण्हुनि खे उहे ॾियणियूं पइजी वञनि, न कि उहे मुल्क जे अमीर तबिके खे ॾियणियूं हुजनि। छाकाणि त टैक्स जेको डायरेक्ट टैक्सिस आहे पाकिस्तान में उनजी कलेक्शन जे हवाले सां को ख़ातिर ख़्वाह का बहितरी कंहिं बि हुकूमत में न आई आहे। ऐं ख़ासि तरह इमरान ख़ान जी हुकूमत जेके दावाऊं कयूं, उहे दावाऊं जेके आहिनि उहे बिना जेके आहिनि उहे हवा ते बीठल हुयूं ऐं उन्हनि मईशत में बहितरी आणण जे बजाए मईशत जा ॿेड़ा ॿोड़े छॾिया आहिनि। नाज़रीन, वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ वठी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं।